नमस्कार साथियों। तो पिछली क्लास में हम 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। नहीं आएंगे तो आप बताइएगा, दोबारा बता देंगे। लेकिन आप बहुत बारीक से और पूरे ध्यान एकाग्रता के साथ सुनेंगे तो 100% समझ में आएगा और आया होगा। ठीक है, तो जितना बताया जा रहा है उतना आप फॉलो करते रहिए। आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम हो आप उसको क्रैक कर लेंगे। आपको अपने उद्देश्य के प्रति सफलता ज़रूर मिलेगी। गाइड करना मेरा काम है, फॉलो करना आपका काम है। अगर आप ईमानदारी से तन्मयता के साथ पूरी लगन के साथ अपने टारगेट के प्रति अगर लग जाते हैं तो आपको सफलता 100% मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 91 है उसको देखेंगे हम। कह रहा प्रोफेशनल एथिक प्रोफेशनल एथिक क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि प्रोफेशनल एथिक इन फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड शारीरिक शिक्षा के व्यवसाय आचरण शास्त्र में सम्मिलित है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो प्रोफेशनल एथिक क्या होता है फिजिकल एजुकेशन में, वो ध्यान रखना हमको। तो इसमें जो आपका है कि जो आपका पहला जो है मॉरल वैल्यू है, दूसरा आपका जजमेंट है, जजमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मॉरल वैल्यू आपका आता है आपका प्रोफेशनल एथिक में, और फिजिकल फिटनेस नहीं आएगा। आपका सिंसियरिटी आपका इसके अंदर आता है। तो आपका निष्ठा होगा और आपका नैतिक मूल्य होगा। जो प्रोफेशनल एथिक है उसके अंतर्गत आपका मॉरल वैल्यू मतलब नैतिक मूल्य और आपका सिंसियरिटी मतलब निष्ठापूर्ण। ठीक है, तो जो हमारा जो कूट संख्या है वो कौन सी आ रही है तो देखना है। पहला और चौथा किस में आ रहा है हमारा? पहला और चौथा हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में। याद रखिएगा, जो प्रोफेशनल एथिक है वो उसके अंतर्गत हमारा नैतिक मूल्य और आपका निष्ठा आता है। क्लियर? ठीक है, तो पहला और चौथा सही है, आंसर नंबर 3 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि आपका क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये, अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ हिटिंग ए बॉल इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस प्रोग्रेशन। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा अरेंज द फॉलोइंग फेज हिटिंग ए बॉल इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस लिखा हुआ है प्रोग्रेशन। कहने का मतलब है अगर बॉल में हिट लगाना है तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये? आपका हॉकी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 ये भी हमारा कोड दिए हैं। तो कोड संख्या जो दी है, पहला हमारा है हिटिंग, दूसरा है स्टांस, तीसरा है बैकलिफ्ट, चौथा है फॉलो थ्रू। तो कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ हिटिंग ए बॉल में हिट करने के लिए जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। तो हिट कहाँ किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। अब उसको हॉकी में हिट करने के लिए क्या सीक्वेंस होगा? तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपका कि किसी भी स्किल को परफॉर्मेंस करने के लिए आपके 3 चीज़, पहला आता है स्टांस,
दूसरा आता है आपका एग्जीक्यूशन, मतलब क्रिया का संपादन। एग्जीक्यूशन, ठीक है। नंबर 3 है आपका फॉलो थ्रू, ठीक है, ठीक है। तो आपका 3 फेज है हमारा है स्टांस। स्टांस होता है खड़े होने की मुद्रा, खड़े होने की स्थिति, ठीक है। और एग्जीक्यूशन होता है क्रिया का संपादन, आप कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसको, ठीक है। एग्जीक्यूशन आपका होता है क्रिया का संपादन। जैसे हम कोई भी स्किल हो, चाहे वॉलीबॉल में स्मैश हो, चाहे फुटबॉल में किक लगाना हो, चाहे हॉकी में हिट मारनी हो, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए 3 हमारे मेन पॉइंट होते हैं, स्टांस, एग्जीक्यूशन और फॉलो थ्रू। स्टांस मीन्स खड़े होने की मुद्रा, फुल बैलेंसिंग पोजीशन। एग्जीक्यूशन में आपका अनस्टेबल बैलेंस हो जाएगा और फॉलो थ्रू पुनः वैसी स्थिति में आना, मतलब अपनी जो हमने क्रिया करने के बाद बॉडी को पुनः बैलेंसिंग पोजीशन में लाते हैं, उसे बोलते हैं फॉलो थ्रू। अब देखते हैं क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ हिटिंग ए बॉल, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस प्रोसेस, कि बॉल को हिट करने के लिए पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा। तो नंबर 1 मैंने कहा सबसे पहले स्टांस आता है। क्या आता है? स्टांस। तो पहला हमारा स्टांस ये होगा। तो जिस ऑप्शन में आपका नंबर 2 स्टांस पहले नंबर पे हो, स्टांस नंबर पहले पे हो, मतलब आपका क्रमांक ये दिया है, ये दूसरे नंबर पर, तो दूसरा पॉइंट पहले पे हो, दूसरा पॉइंट यहाँ पहले पे है, ठीक है। तो स्टांस के बाद होता है, अब इसमें दिया है स्टांस, फिर होता है आपका फॉलो थ्रू, मतलब आप फॉलो थ्रू के भी स्टेप होते हैं, फॉलो थ्रू के भी क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, कि अब उसमें क्या होगा, आपका जब हमें हिट करना है, हिट करने के लिए हम बैक लेफ्ट करते हैं, मतलब आपके हॉकी को पीछे की ओर उठाते हैं, पीछे की ओर उठाते हैं, तो आएगा, फिर इसके बाद फिर आपका आएगा बैक लेफ्ट। नंबर 1 पे ये आ जाएगा, नंबर 2 पे आपका बैक लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बैक लेफ्ट मतलब आपका बैक लेफ्ट, मतलब हॉकी को पीछे की ओर उठाना। फिर आपका आएगा हिटिंग, फिर आपका 3 नंबर पे आएगा हिटिंग। जब हम बैक लिफ्ट करेंगे फिर देन मारेंगे, तो आपका फिर ये हो गया हिटिंग। अब जब तक हिटिंग होता है तब तक बॉल और हॉकी का कनेक्शन हो जाए, वो हिटिंग प्रोसेस होता है। उसके बाद भी हमारा मूवमेंट चलता रहता है। तो जो मूवमेंट हम चलते हैं आगे की ओर प्रोसेस करते हैं, आपका जो पिछला पैर है आगे जाएगा और हमारा जो हाथ का मूवमेंट है वो मारने के बाद भी मोशन में रहता है, उस क्रिया को बोलते हैं आपका फॉलो थ्रू। तो नंबर आपका 4 पे फॉलो थ्रू होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा समझे बात को, पहला होगा हमारा स्टांस, फिर दूसरा होगा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के अंदर इसमें लिया गया है कि आपका बैक लेफ्ट, फिर हिट, और हिट के बाद फॉलो थ्रू होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन पिछले एग्जाम में टीजीटी में पूछा गया था कि फुटबॉल में किक लगाना है, सेम उसमें भी था। तो जब फुटबॉल हम किक लगाते हैं तो हम पहले स्टांस पोजीशन में खड़े होंगे, खड़े होने के बाद लेग को बैक लेफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? लेग को बैक लेफ्ट करेंगे, मतलब जो हमारा पैर है जिससे हमें किक लगानी है उसे थोड़ा सा पीछे की ओर उठाएंगे और फिर देन किक करेंगे। तो पैर जब तक वाल में कनेक्शन नहीं होता उसे बोलते हैं किक मारना, ठीक है। तो उसमें भी सेम हो जाएगा आपका, कि आपका पहले स्टांस, फिर आपका बैक लेफ्ट, मतलब आपकी जो पैर है उसको बैक साइड में लेफ्ट करना है, और देन किक लगाएंगे। फिर जहाँ पर हिटेंगे वहाँ पर किकिंग हो जाएगा, और फॉलो थ्रू, किक मारने के बाद हम 1-2 स्टेप आगे जाते हैं, बैलेंस बनाते हैं बॉडी का, उसे बोलते हैं फॉलो थ्रू। तो उसमें भी यही हो जाएगा। ये आपका प्रोसेस हो गया, आपका हॉकी का हो गया। उसमें होगा आपका स्टांस,
ठीक है। स्टांस के बाद होगा आपका बैक लिफ्ट, लेग, ठीक है, मतलब पैर का पीछे को उठाना। फिर देन होगा आपका किकिंग, इन द बाल में किक लगाना, ठीक है, किकिंग इन द बाल। फिर ये आपका हो जाएगा, फिर आपका फॉलो थ्रू हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए। नंबर 1 पे स्टांस, नंबर 2 पे आपका आपके पैर का जो लेग है उसको पीछे को उठाना। फिर दूसरा किकिंग इन द बाल, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे फॉलो थ्रू। तो 2 क्वेश्चन हो गए। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। फुटबॉल का पूछे चाहे हॉकी का पूछे। इसी तरह आपका अगर स्मैश का पूछता है तो स्मैश का बना लीजिएगा। किसी भी स्किल का पूछे तो पहला हमारा स्टेप होगा आपका स्टांस होगा, फिर आपका होगा स्टांस, एग्जीक्यूशन, फॉलो थ्रू, ये 3 चलेंगे। फॉलो थ्रू के अंतर्गत हमारे पार्ट 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है। ये तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि अरेंज द स्टेज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इन सिक्वेंसली ऑर्डर। ज्ञान प्राप्ति मतलब नॉलेज मीन्स क्या होगा, ज्ञान, मतलब ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो हमारा ज्ञान प्राप्ति की अवस्थाओं को क्रमबद्ध कीजिए। तो कैसे होगा, इसमें सबसे पहले हम देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, ये भी हमारा कोड का है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। सबसे पहले होगा हमारा इन्फॉर्मेशन होगा, नंबर 1 पर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना। हम सबसे पहले कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को हम एकत्रित करेंगे, सूचनाओं को एकत्रीकरण करेंगे, सूचनाएं लेंगे। देन जब सूचनाएं आएंगी तो फिर आपका होगा विश्लेषण। दूसरे नंबर पर होगा आपका विश्लेषण मतलब एनालिसिस। जब सूचना आएंगी फिर हम एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हमारा होगा आपका एनालिसिस के बाद हम उसको एप्लीकेबल मतलब एप्लीकेशन में करेंगे, उसको उपयोग में लाएंगे। उपयोग मिलाएंगे। नंबर 3 पे आपका अनुप्रयोग या उपयोग मिलाएंगे। और फिर हमने जब उपयोग मिलाया फिर उसको देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट क्या आया, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो चौथे नंबर पे मूल्यांकन करेंगे। तो ये देखना है जो क्रम है। सबसे पहले हमारा 1 आपका जो सीक्वेंस बनेगा, इसमें बनेगा आपका 2, 1 और 4 और आपका 3, ये सीक्वेंस है। ऑप्शन में 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही है हमारा। क्लियर, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 94 क्वेश्चन देखिए, अरेंज द स्केलेटन मसल्स, अरेंज द स्केलेटन मसल्स सिक्वेंसली इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स कंकाली जो पेशियां हैं, उनको सीक्वेंस वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो कैसे होगा आप देखिए। सबसे पहले हमारा है, तो आप देखिएगा इसमें दिया है पेक्टोरियल मेजर, रेक्टस एब्डोमिनस, ग्लूटियस मैक्सिमस और गैस्ट्रोनोमस। तो सबसे ऊपर जो होती है वो पेक्टोरियल होती है। कौन सी होती है, सबसे ऊपर होती है पेक्टोरियल मेजर। इन्हें हम वक्ष स्थल की पेशी कहते हैं।
ये वाली जो हमारी है, जहाँ मैं हैंड से इंडिकेट कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं पेक्टोरलिस मेजर। इसे हम थ्रोइंग मसल्स भी कहते हैं। पेक्टोरलिस मतलब चेस्ट की है, वक्षस्थल की पेशी है, इसे हम थ्रोइंग मसल्स कहते हैं। ठीक है, थ्रोइंग इन द बॉल या शॉट पुट को फेंकना, ठीक है, या पत्थर को फेंकना, यही मसल्स हमारी यूज होती है पेक्टोरलिस मेजर। अब दूसरे नंबर पे जो हमारी है, क्योंकि हमें सीक्वेंस में ऊपर से नीचे को सेट करना है, रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस हमारी जो पेट की पेशी है, ये सामने की जो पेशी होती है, हमें बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। ये वाली पेशी है जो हमारी, इसे बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, तो नंबर 2 पे आ जाएगी। नंबर 3 पे है आपका ग्लूटियस मैक्सिमस। जो हिप की पेशी है, ये आपका हिप है, इसे बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या बोलेंगे? ग्लूटियस मैक्सिमस। बहुत चौड़ी पेशी होती है, फॉर्म के गद्दे की तरह होती है। फिर आपका तीसरे नंबर पे ये हो गया आपका। चौथे नंबर पे आपका है गैस्ट्रोनीमियस। गैस्ट्रोनीमियस ये आपके से हम कॉप मसल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉप मसल्स बोलते हैं। ये आपके पिंडली में होती है, आपके जो लेग है, लेग के लोअर पार्ट में, आपके बैक साइड में होती है। ये फन शेप होती है। क्या होती है? फन शेप में होती है, फन के आकार में होती है। इसे हम कॉप मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो याद रहेगा, पेक्टोरलिस, रेक्टस एब्डोमिनस, आपका ग्लूटियस मैक्सिमस और देन आपका गैस्ट्रोनीमियस। ये आपका सोलियस के जस्ट ऊपर होती है, आपके घुटने के पीछे वाले हिस्से, घुटने के जस्ट पीछे वाले पार्ट में होती है, उसे बोलते हैं गैस्ट्रोनीमियस। उसके नीचे सोली होती है। तो सीक्वेंस इसमें है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला ही उसमें ऑप्शन सही हमारा है, पहला ही हमारा ऑप्शन सही है। तो आपका इसमें क्या होगा? पहला ही हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, सीक्वेंस में पहला जो सीरीज है वो सही हमारी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये भी आप देख लो, यहाँ पर पेक्टोरस नंबर 1 पे है हमारा, नंबर 2 पे रेक्टस एब्डोमिनस है, नंबर 3 ग्लूटियस मैक्सिमस है, नंबर 4 पे है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो हमारा पहला ही कोड हमारा सही है। आंसर पहला सही इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ प्रेजेंटेशन टेक्निक इज करेक्ट सीक्वेंस। बात समझिएगा, अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ प्रेजेंटेशन टेक्निक इन करेक्ट सीक्वेंस। हमें डेमोस्ट्रेशन देना है, मतलब किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन करना है, उसका सीक्वेंस क्या होगा। प्रस्तुतिकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब हम किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन देते हैं, किसी भी स्किल के परफॉर्मेंस को सिखा रहे होते हैं, स्किल को बाइफरकेट करके बता रहे होते हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। चाहे आपका हॉकी में हिट मारने का हो, चाहे फुटबॉल में किक मारने का हो, वॉलीबॉल में स्मैश मारने का हो, एनी स्किल। ठीक है, तो नंबर 1 पर होगा सबसे पहले तो हमारा होगा डेमोस्ट्रेशन। क्या होगा? नंबर 1 पर होगा डेमोस्ट्रेशन। मतलब हम किसी भी स्किल को प्रदर्शन करके उसका डेमो करके दिखाते हैं। डेमो करने के बाद होगा हमारा, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। एक्सप्लेनेशन करेंगे नंबर 2 पे। क्या करेंगे? जो हम करके दिखा रहे हैं उसको बाई पार्ट में उसकी व्याख्या करेंगे। बाई पार्ट में उसकी क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कोई भी स्किल के बारे में हो, चाहे आपकी किकिंग हो, फुटबॉल में हो, चाहे हॉकी में हो, चाहे स्मैश, वॉलीबॉल में स्मैश का हो, कबड्डी में आपका टो टच हो या हैंड टच हो, एनी स्किल, जो भी खो खो में पोल डाइव हो या पोल टर्निंग हो या कोई भी स्किल हो, उसको पहले हम उसका डेमोस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे? एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको बाई पार्ट में बताएंगे कि ऐसे ऐसे होता है। फिर उसकी क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। हम उसको अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद फिर हम फीडबैक लेंगे, क्या आपने क्या सीखा, उसमें आपने क्या सीखा, हम आपकी प्रतिपुष्टि करते हैं। तो सीक्वेंस हमारा ही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए किस कोड में आपका आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सीक्वेंस दे रहा है। क्लियर हो गया होगा। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पेट किए होंगे और या आप किसी
खेल की ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से बताया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है उसको देखिए आप। क्वेश्चन नंबर जो 96 है उसको आप देखिए। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग फेज ऑफ मोटर लर्निंग इन ऑर्डर ऑफ करेक्ट सीक्वेंस। सीखने की निम्नलिखित गामक अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपकी जो लर्निंग के ऑर्डर हैं उन्हें एक सीक्वेंस में लाना है, एक क्रम में लाना है। तो सबसे पहले देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहले हम देखते हैं कि क्या सही होगा। पहला हमारा है फेज ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन। डायरेक्ट फाइन कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, ठीक है। फेज ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन, पहला हमारा होगा फेज ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन। नंबर 1 पे आएगा फेज ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन। पहले हम किसी भी काम को करें तो गलत सही करें, रफ कोऑर्डिनेशन नहीं करें। मतलब आप किसी काम को करेंगे गलत होगा फिर उसमें सुधार होगा, ठीक है। तो रफ कोऑर्डिनेशन। फिर आपका है फेज ऑफ नॉर्मल कोऑर्डिनेशन, फेज ऑफ नॉर्मल कोऑर्डिनेशन। ये आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका, क्योंकि हम जब करेंगे तो हम पहले गलत होगा फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा फेज ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन। नंबर 3 पे आएगा फेज ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन। फिर हमारा वो फाइन अच्छी स्थिति में आ जाएगा, मतलब आपका सामान्य आपका जो पहला आ जाएगा परिशोषित समन्वय अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। फाइन मीन्स, ठीक है। फिर आपका चौथे नंबर पे आएगा आपका फेज ऑफ ऑटोमेटाइजेशन। ऑटोमेटाइजेशन मतलब आपका स्वचालित अवस्था में आ जाएगा। वो क्रिया आपकी पूर्ण एक्चुअल पोजीशन में वो आ जाएगी, स्वयं उस क्रिया का संपादन होने लगेगा। पहले हम सीखने में बड़ी समस्या होती है, फिर हम क्या करते हैं आपका फिर पहले रफ का कोऑर्डिनेशन होगा, फिर उसमें कुछ सुधार होगा, फाइन कोऑर्डिनेशन आएगा। पहले रफ होगा आपका, फिर आपका नॉर्मल आएगा, फिर आपका फाइन आएगा, फिर आपका फेज ऑफ ऑटोमेटाइजेशन आएगा, ठीक है। कि वो आपकी जो क्रिया है वो ऑटोमेटिक संचालन होने लगेगी। जैसे हम मार्च पास्ट करते हैं तो बड़ी हमें सीखने में शुरुआत में समस्या होती है और फिर हम लगता है कि चल रहे हैं धीरे धीरे अपने ऑटोमेटिक आने लगता है, ठीक है। तो पहले नंबर पर होगा हमारा आपका पहले नंबर पर होगा हमारा, जिसमें ऑप्शन में 3 1 2 4 नहीं सॉरी ये वाले है ना क्रम में। इसमें आपका पहला आपका होगा 2 3 1 4 2 3 1 4, क्योंकि हमने ये तो अपना सीक्वेंस लिखा हुआ है रेड कलर से, बल्कि जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है इसको देखना है। नंबर 1 आपका जो सेकंड नंबर पे है इसको देखें कहाँ है, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आपका 3, इसके बाद ये आना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका रोमन अंक में तीसरा दिया है, फिर इसके बाद आपको आना चाहिए तीसरे नंबर पे पहला है उसको आना चाहिए, फिर चौथे नंबर पे आपका चौथा अंक दिया है, ठीक है। तो आपका आना चाहिए पहले नंबर पे। जो सीक्वेंस हमारा वो देख लेते हैं, आप इसी के हिसाब से देख लेते हैं। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, ये किस में आ रहा है हमारा, ये देखिए आप, ये देखिए हमारा वो तीसरे में आ रहा है। आपका कोड जो संख्या है हमारा उसका आंसर है हमारा तीसरा, ठीक है। दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका 97। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है ए स्कोर टू विच एन ऑब्टेन स्कोर इज कंपेयर्ड। वह स्कोर जिसके साथ उपलब्ध स्कोर की तुलना की जाती है। वह स्कोर जिसके साथ उपलब्ध स्कोर की तुलना की जाती है। तो नंबर 1 के ऑप्शन में नॉर्म्स, नंबर 2 पे डाटा, नंबर 3 ग्रेड, नंबर 4 पे प्राइमरी स्कोर। तो जो इसमें नॉर्म्स हैं, जब आपने आंसर सही होगा हमारा मानक या नॉर्म्स, वही है आपका नॉर्म्स। क्यों आंसर सही है आप देखिए, जब मैंने कल क्राइटेरिया ऑफ गुड टेस्ट की बात की थी, आपका रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, स्टैंडर्ड नॉर्म्स, ठीक है। तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी
ये वैसे तो हमारे साइंटिफिक के पार्ट हैं, ये आपका साइंटिफिक एथेंटिसिटी के पार्ट हैं, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स। अब देखिए नॉर्म्स क्या होता है। नॉर्म्स इसे मान लो आपने बता दिया, नॉर्म्स रख दिया कि आपका 60% जो आए वो फर्स्ट डिवीज़न है, 60 से जो बिलो है वो सेकंड डिवीज़न है, जो 40 से बिलो 45 से बिलो है या 45 से 45 या 45 से बिलो है वो आपको थर्ड डिवीज़न है। तो ये हमारे क्या है, नॉर्म्स हैं। तो कह रहा कि वह स्कोर जिसके साथ उपलब्ध स्कोर की तुलना की जाती है। तो तुलना हम किससे कर रहे हैं, जो हमने नॉर्म्स बनाए हुए हैं, जो नॉर्म्स हमने बनाए हुए हैं और फिर आपने जो स्कोर ऑब्टेन किया हुआ है उससे क्या होंगे, हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो आंसर क्या होगा, नॉर्म्स तो होगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 98 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है हमारा। कूपर 12 मिनट रन वॉक टेस्ट मेजर, मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो 12 मिनट कूपर का जो 12 मिनट रन वॉक परीक्षण है क्या मेजर करता है। 12 मिनट रन वॉक परीक्षण क्या मेजरमेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, एजिलिटी नहीं नहीं, एजिलिटी नहीं है, एजिलिटी का मापन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रेंथ, इसका भी मेजरमेंट कूपर टेस्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 स्पीड, स्पीड का भी कूपर टेस्ट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 4 कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, वेरी गुड, ये आंसर हमारा सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस हृदय एवं श्वसन तंत्र की सहनशीलता का मापन करता है कूपर टेस्ट। कूपर टेस्ट हुआ, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हुआ, टटल टेस्ट हुआ, जो आपके रन एंड वॉक टेस्ट हुआ, जो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस का मेजर करते हैं आपका कूपर टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट और आपका टटल टेस्ट और आपका रन एंड वॉक टेस्ट, ये आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस का मेजरमेंट करते हैं, मतलब मापते हैं। कूपर टेस्ट क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। कूपर टेस्ट में आपका होता क्या है कि 12 मिनट तक हमें लगातार या तो रन करिए या तो वॉक करके कीजिए, 12 मिनट तक हमें चलते रहना है, ठीक है। जो 12 मिनट पूरा करेगा तो उसका हम मेजरमेंट करते हैं कि इसने कितने मतलब आपने क्या टाइम रहा और कितने मिनट में कितनी 12 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की है वो सारा। इसके जो प्रोसीजर है वो मुझे अलग से बताना पड़ेगा, तो इसको हम जब टेस्ट मेजर बताएंगे तो आपका विस्तार रूप से वर्णन इसका कर लेंगे। ये टेस्ट कूपर ने दिया था, इसलिए कूपर आपका कैथिन कूपर ने दिया था, इसलिए इसका टेस्ट का नाम आपका कूपर रख दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ आपका। अब हमारे जिसमें है आपका अब हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। याद रखिएगा जो हमारा 12 मिनट परीक्षण है वो आपको किसका दिया हुआ है, कूपर ने दिया है, और इसका जो पर्पज है टू मेजर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस या टू मेजर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। क्लियर। अब बाकी इसकी जो व्याख्या है, स्पेशली क्या इसका फार्मूला है, ठीक है, कितने पे हमें इसको सिग्नल देना है, कितने पे ट्रैक की मार्किंग करनी है, वो हम विस्तार से बता देंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देखो। एनाटॉमिकल एज कैन बी डिसाइडेड बाई, ये बहुत चर्चित क्वेश्चन है ये हमारा। एनाटॉमिकल एज कैन बी डिसाइड बाई, कहने का मतलब है शरीर संरचनात्मक या शरीर संरचना संबंधी आयु निम्न में से किससे निर्धारित की जाती है। कहने का मतलब है जो एनाटॉमिकल एज है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 हाइट ऑफ स्केलेटन, कंकाल की लंबाई से। कैलेंडर एज, ए भी आपका नहीं है, कैलेंडर एज भी नहीं है, और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ये भी नहीं है। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स दाहिने हाथ की हड्डी में टेस्टिंग की जाती है, आपका डॉक्टर इसको देखेगा तो आपका दाएं हाथ की हड्डी को, रेडियल बोन्स को देखेगा, उसे ऑसिफिकेशन बोन्स की, बोन्स का जो निर्माण चल रहा है वो किस लेवल का है, तो उससे हमारी आयु की जो एनाटॉमिकल एज होती है वो उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है।
ऑसिफिकेशन बॉन्ड से। ठीक है, आपका एक्सरे के माध्यम से भी कर लेते हैं, एक्सरे के माध्यम से भी कर लेंगे आपको एनाटॉमिकल एज, एक्सरे के माध्यम से, दांतों की संख्या काउंट करके और बोन्स के निर्माण से। इन चीज़ों से हम एनाटॉमिकल एज की गणना कर सकते हैं। आपका नंबर 1 पे है हमारा एनाटॉमिकल एज, और आपका फिर दूसरा हमारा है फिजियोलॉजिकल एज। ठीक, तीसरा हमारा है क्रोनिकल एज। क्रोनिकल एज। ठीक, चौथा है मेंटल एज। ठीक, इसे बोलते हैं शरीर रचनात्मक आयु। ठीक है, इसे शरीर रचनात्मक आयु बोलते हैं, और इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एज, आपके क्रियात्मक आयु, और इसे बोलते हैं काल क्रमिक आयु। क्या बोलते हैं? काल क्रमिक एज। ठीक है, इसे बोलते हैं आपका क्रियात्मक आयु, इसे बोलते हैं शरीर रचनात्मक आयु। ठीक है, इससे बोलते हैं मानसिक आयु। ठीक, तो इनके बारे में जानना है तो पहला जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एनाटॉमिकल एज कैन बी डिसाइड। जो एनाटॉमिकल एज है, शरीर की संरचनात्मक आयु है, उसको कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो आपका होगा ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स। ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, अस्थिकृति से हमारा, इसमें आंसर सही होगा, चौथा सही होगा इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए कि एनाटॉमिकल आयु की गणना और कैसे की जाती है। आपके दांतों की संख्या, जब बालक इंटर यूनिवर्सिटी या अंडर 16 अंडर 19 गेम खेलने आता है और मार्कशीट के अलावा हमें उसकी एज का कैलकुलेशन करना है, कभी कभी फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं लोग, तो उसके हम देखते हैं कि एनाटॉमिकल एज के माध्यम से उसको आपके दांतों की संख्या, टीथ काउंट कर लेते हैं, और प्लस आपकी बोन्स का एक्सरे, ऑसिफिकेशन, इनसे हम आपकी एनाटॉमिकल एज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरा हमारा है, इसमें दिया नहीं बल्कि हम सारी एज के बारे में बता देते रहे हैं। अब देखिए जो हमारी फिजियोलॉजिकल एज है, फिजियोलॉजिकल एज मतलब आपका जो आपके इंटरनल हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वो कैसे पता चलेगा? कि जब देखते हैं कि बच्चों में, बालक में आपकी आँख में बाल आ जाते हैं, तो उससे गणना कर लेते हैं कि बालक की एज लगभग ए होगी। या वुमेन्स में, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल मतलब मासिक धर्म चक्र जो होता है, मासिक धर्म चक्र जो होता है, उसकी वजह से भी आपका फिजियोलॉजिकल एज का, दाढ़ी मूंछ का आना, ये हमारे केस में आते हैं, फिजियोलॉजिकल एज में आते हैं। क्योंकि हार्मोन्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे चेंज आते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, कांके बाल आना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आपका मासिक चक्र का आना, ये क्या हमारी फिजियोलॉजिकल एज के हैं। फिर क्रोनोलॉजिकल एज, काल क्रमिक आयु, ये आपका दिया है कैलेंडर एज, इसी को हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज को बोलते हैं काल क्रमिक आयु, या तिथि क्रम से बोलते हैं, किसी बोलते हैं तिथि क्रम, या कैलेंडर एज बोलते हैं। जो ये आयु हमारी, इसको हम वास्तविक आयु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम वास्तविक आयु भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक आयु बोलते हैं, क्योंकि यह दिन, महीने, वर्ष में गिनी जाती है। यह वर्ष, माह, दिन में काउंट होती है। जैसे मान लो मेरी हो या आपकी हो, किसी को, जिसे हमारी मार्कशीट में जो आयु लिखी जाती है, उसे हम कालक्रमिक आयु या क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। यह आपका वर्ष, माह, दिन में, या दिन, माह और वर्ष में गिनी जाती है।
तीसरी आपकी चौथी हमारी है मेंटल एज, मानसिक आयु। ये आपका जो मानसिक स्तर होता है उसके आसार किसी गणना हो जाती है। कभी कभी होता है कि बालक की वास्तविक आयु ज़्यादा होती है और मेंटल एज कम होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट कह रहा है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 100 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 100 पे चलेंगे। देख लो पहले हम क्वेश्चन नंबर 100 पे देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि लंबी कूद में वायु का वेग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली क्लास में पिछले एग्जाम में आए भी था। ठीक है, वायु का वेग, ठीक है, लॉन्ग जंप में आपका विंड वेलोसिटी कितना होता है। लंबी कूद प्रतियोगिता में वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है। तो आपका आंसर होगा इसमें 5 सेकंड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधी सीधी याद कर लो इसको आपको। ठीक है, कि लंबी कूद में वायु का वेग कितना होता है, 5 सेकंड का के लिए होता है। 5 सेकंड मापने के लिए होता है 5 सेकंड के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है रिएक्टिव मेथड इज आल्सो कॉल्ड, रिएक्टिव मेथड प्रतिक्रियात्मक विधि को यह भी कहा जाता है। जो रिएक्टिव मेथड है, जो आपका प्रतिक्रियात्मक विधि है, उसे हम बोलते हैं प्लायोमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लायोमेट्रिक जंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, प्लायोमेट्रिक जंप बोलते हैं। अब प्लायोमेट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिएक्टिव मेथड इज आल्सो, इसको याद कर लो आप, रिएक्टिव मेथड इज आल्सो कॉल्ड, क्योंकि ये इसमें एक्शन रिएक्शन का क्रिया होता है, इसलिए रिएक्टिव कहा गया है कि हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना हमारा अपना एक्शन होगा, मतलब प्रतिक्रिया होगी। जमीन तरफ प्रेस करेंगे उतना ही हम आपके जंप करेंगे। तो रिएक्टिव मेथड इज आल्सो कॉल्ड, प्रतिक्रियात्मक विधि को यह भी कहा जाता है। तो प्रतिक्रियात्मक विधि को हम या रिएक्टिव मेथड को हम प्लायोमेट्रिक जंप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लायोमेट्रिक जंप। मतलब पहला आंसर इसमें हमारा सही है। क्या हमारा सही है, प्लायोमेट्रिक जंप हमारा, प्लायोमेट्रिक जंप हमारा सही है। क्लियर, ठीक है। अब प्लायोमेट्रिक जंप है क्या, ठीक है। तो इसमें गति और पहली बात है आपका आप देखिए, समझाने का प्रयास करूंगा आपको। प्लायोमेट्रिक्स जंप, प्लायोमेट्रिक जंप क्या है ये देखिए, ठीक है। इसमें आपका, इसमें शक्ति एवं गति या शक्ति एवं गति का समन्वय होता है। ठीक है, पहला इसमें होता है कि आपका स्ट्रेंथ और स्पीड का कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका विस्फोटक शक्ति का है, एग्जाम्पल है प्लायोमेट्रिक क्या है, विस्फोटक शक्ति का है। उसमें भी आपका इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ और स्पीड, स्ट्रेंथ और स्पीड होता है। गति, शक्ति और गति का कॉम्बिनेशन कहाँ है, आपका विस्फोटक शक्ति में। अब इसमें जो प्लायोमेट्रिक है, जितनी प्रकार की आपकी जंप हैं, जितनी भी जंप हैं आपकी, चाहे बॉक्स जंप हो, चाहे आपका हर्डल जंप हो, चाहे आपका हॉपिंग हो, वन लेग होप, टू लेग होप, इसी को हम बन्नी जंप कहते हैं। डेप्थ जंप, हम बॉक्स से गड्ढे या नीचे की ओर कूदते हैं, उसे हम बॉक्स जंप कहेंगे। स्क्वाड जंप, हनुमान जंप, जितनी भी जंप हैं, जितनी भी जंप हैं वो किसका पार्ट है, आपका प्लायोमेट्रिक जंप का पार्ट है। ठीक है, किसका है, प्लायोमेट्रिक का। याद रहेगा, जितनी भी जंप हैं वो किसका है, प्लायोमेट्रिक का है। सभी में आपका एक्शन रिएक्शन भी होगा, इसलिए रिएक्टिव, इसलिए आप रिएक्टिव मेथड भी कहा गया कि चाहे हम
जब प्रेशर लगाएंगे तभी ऊपर की ओर आएंगे। तो आपका बॉक्स जंप हुआ, ठीक है, बॉक्स जंप हुआ, हाइड्रल जंप हुआ, ठीक है, वन लेग जंप, टू लेग जंप, इसी को बन्नी जंप बोलते हैं, बन्नी जंप, ठीक है, आपका डेप्थ जंप, ठीक है। अब इसी में आपका स्क्वाड जंप, ठीक है। तो ये हमारे द पार्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक जंप, याद रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्राफिकल मेथड इज स्टडी या स्टडिंग दिस पर्सन इज कॉल्ड, दिस पर्सन इज कॉल्ड, कौन सा ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है या जिसे हम आपका डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं, या कहेंगे हिंदी में देखो, विक्षेपण अध्ययन हेतु रेखा चित्रण विधि को कहते हैं। मतलब द ग्राफिकल मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्सन का, डिस्पर्सन को किस नाम से जानते हैं, डिस्पर्सन इज कॉल्ड, डिस्पर्सन को किस नाम से जानते हैं या विक्षेपण अध्ययन हेतु रेखा चित्रण विधि को कहते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्सन देखना है किसे कहते हैं। तो इसमें जो लॉरेंज कर्व है, सीधे आंसर पे आ जाओ, इसमें जो लॉरेंज कर्व है उसे हम डिस्पर्सन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लॉरेंज कर्व होता है, लॉरेंज कर्व डेवलप बाय मैक्स लॉरेंज ने किया था। जो लॉरेंज कर्व जो डेवलप किया वो आपका किसने किया था, आपका लॉरेंज कर्व डेवलप बाय मैक्स लॉरेंज ने किया था इन 1905 में। आपका मैक्स लॉरेंज ने आपका डिस्पर्सन कर्व को डेवलप किया था। इसमें क्या होता है, ये स्पेशली जनसंख्या के भीतर आय या धन के वितरण का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। मतलब आपका जनसंख्या के बारे में या धन के बारे में वो आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करता है। ये आपका कौन सा, लॉरेंज वक्र या कर्व। इसमें 3 होते हैं आपका। नंबर 1 आपका होता है हिस्टोग्राम, क्या होता है, हिस्टोग्राम। नंबर 2 पर होता है आपका बार ग्राफ। नंबर 3 पे है पाई ग्राफ। हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और पाई ग्राफ, इतना ही जानो उसमें कि आपका जो लॉरेंज वक्र है उसमें 3 होते हैं, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ और पाई ग्राफ। पाई ग्राफ में आपका एक 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, डाइट प्रवक्ता में आया था कि पाई का मान कितना होता है, पाई ग्राफ का मान कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। बार ग्राफ में क्या होता है, जैसे हमने मान लो आपको ऐसे बना दिए, ये हमारे क्या हैं, आपका बार डायग्राम हमारे, ठीक है। अब इसमें हिस्टोग्राम में भी होता है, ऐसे होता है। इसमें आपका बार ग्राफ मेन, इसमें याद रखिएगा कि जो हमारा पाई का मान होता है 360 होता है। थोड़ा सा जान लीजिए, बाकी इसकी जब मैं स्टेटिस्टिक्स बताऊंगा उसमें विस्तार रूप से इसकी चर्चा कर लेंगे हम। जो बार होता है उसमें किसी भी 2 ग्रुप की तुलना की जाती है, ठीक है। अब इसमें मेन आपका 360 याद रखिएगा, बाकी चर्चा हम विस्तार रूप से करेंगे, क्योंकि इसको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा तभी आपको क्लियर होगा।
इतना याद रखिएगा कि लॉरेंज कर्व में आपका हिस्टोग्राम, बारग्राम और पाई का मान 360 होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 103 क्या कह रहा है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर जो 103 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, जिस प्रश्नावली में क्रमबद्ध प्रश्न होते हैं उसको कहा जाता है द क्वेश्चनायर इन विच सिक्वेंस ऑफ क्वेश्चन इज फॉलोड इज कॉल्ड। कहने का मतलब है जब हम क्वेश्चनायर बनाते हैं उस क्वेश्चन आयर में जो क्वेश्चन की जो सीरीज होती है वो सीक्वेंस में होती है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 103 हमारा है। ठीक है, उसमें आपका है कि उसे बोलेंगे आपका स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, संगठित, जो एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड आपको जो होती है संरचनात्मक जो होती है वो संगठित होती है, उसे बोल देंगे आपका कि जिस प्रश्नावली में जो क्रमबद्ध होते हैं, जो प्रश्न में क्रमबद्ध होते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, आंसर नंबर चौथा सही होगा। आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, वो आपका होगा संगठित। ठीक है, जो ऐसी प्रश्नावली जिसमें क्वेश्चन आपके होते हैं वो सीक्वेंस वाइज होते हैं उन्हें बोलते हैं संगठित। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखिए। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है कि इन स्पोर्ट्स स्पीडोमीटर मेजर। कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 104 जो है वो आप क्या कह रहा है वो देखिए कि खेलों में स्पीडोमीटर क्या मापन करता है। खेलों में, बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? खेलों में स्पीडोमीटर क्या मापन करता है? तो स्पीडोमीटर आपका हर चीज़ में लगा होता है। जो आपकी बाइक है, कार है, तो आपका क्या मापता है? वो आपकी तय की गई दूरी। आंसर क्या होगा हमारा? तय की गई दूरी। तीसरा आंसर यही होगा इसमें डिस्टेंस कवर्ड। क्या होगा इसमें? डिस्टेंस कवर। जो स्पीडोमीटर जो मेजर करता है वो आपकी तय की गई दूरी का मापन करता है, आपका डिस्टेंस कवर का मेजरमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेमिक और आइसोटोनिक मस्कुलर एंडोरेंस इज मेजर्ड। कहने का मतलब है, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेमिक और आइसोटोनिक, डायनेमिक स्ट्रेंथ को ही हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ कहते हैं, आइसोटोनिक को हम डायनेमिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। मैं पिछली क्लास में बताया था। डायनेमिक क्यों बताया, नहीं बताया था आपको? डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम आपका आइसोटोनिक भी कहते हैं। मस्कुलर एंडोरेंस, अब इसमें लगा दिया मस्कुलर एंडोरेंस, लगा एंडोरेंस भी लग गया। तो ऐसा कौन सा है? एक होती है स्ट्रेंथ होती है और एक होती है आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस, जिसमें हमारी शक्ति भी हो और सहनशीलता भी हो। अगर हम किसी भी क्रिया को 1 टाइम करें, उससे हम डंबल एक्सरसाइज करें, जो हम स्ट्रेंथ है उससे हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेंथ मेजर करेगा हमारा। हमने 1 टाइम किया स्ट्रेंथ, अब इसको हम 1 मिनट लगातार एक्सरसाइज करते रहें, 1 मिनट तक हम इसको करते रहें, वो क्या होगा? स्ट्रेंथ एंडोरेंस होगा। अब देखिए, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेमिक और आइसोटोनिक मस्कुलर एंडोरेंस इज मेजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पुशअप, ऑप्शन नंबर 2 पुलअप्स, ऑप्शन इन सिटअप और ऑल द अबव। जो पुशअप होता है, पुश अप मतलब हम पोजीशन लेंगे, लेट जाएंगे चेस्ट के बल और फिर बॉडी को ऊपर को उठाएंगे, इसे बोलेंगे पुशअप, मतलब धक्का देना, धक्के से बॉडी हमारी ऊपर की ओर आएगी। पुलअप्स, हम आपका हॉरिजॉन्टल बार रहेगी, हॉरिजॉन्टल बार को पकड़ के हम बॉडी को ऊपर की ओर रेज करना है, उसे बोलेंगे पुल अप। पुल मीन्स खींचना, अप मीन्स ऊपर की ओर, ये पुलअप्स हो गया। सिट अप, सिट मीन्स बैठना। पहले हम सब्जेक्ट लेना हो, सुपाइन कंडीशन, सब्जेक्ट आपका लेट जाएगा, पीठ केवल लेट जाएगा, इसके बाद वो आपका हाथ उसके
गर्दन के पीछे रहेंगे और उठेगा वो, उसे बोलेंगे सिटअप बोलेंगे। तो 1 सिटअप लगाओ, चाहे 1 पुशअप लगाओ, चाहे 1 आपका पुलअप लगाओ, उससे मेजर होगा आपका, क्या होगा, स्ट्रेंथ मेजर होगी। और ये आइसो आपके टॉनिक के हैं, आइसोटोनिक के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें विजुअल मूवमेंट है, हमारा कार दिखाई दे रहा है, मसल छोटी बड़ी हो जा रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारा सिटअप में है, ऐसी पुलअप से में है, ऐसी हमारा पुशअप में है। तो ये स्पेशली किसके हैं एग्जाम्पल, आइसोटोनिक के हैं, ठीक है। अब इसी को हमने बार बार करेंगे, 1 मिनट करेंगे या इसकी मोर रेपिटेशन करेंगे, पुनरावृत्ति इसकी बढ़ा देंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका एंडोरेंस का भी मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऑल द एबव, ऑल द एबव। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑल द एबव, ठीक है। अब जो इसमें क्या है, निम्न में से किसके द्वारा गतिज एवं आइसोटोनिक मांसपेशी क्षमता का मापन होता है, तो उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से आपका सभी, उपरोक्त में से सभी आंसर होगा इसमें। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है, द फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ, द फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ स्पर्शिकार का संबंध है, टेस्ट, टच, स्पेशल सेंस ऑर्गन, ऑल द अबव। तो स्पेशल जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो इसका आंसर होगा स्पेशल सेंस ऑर्गन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 107 क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड लाई विद इन द, इंट्रासेलुलर द्रव होता है, इंट्रासेलुलर द्रव किस में होता है वो देखना है, आपका ऊतक में, कोशिका में, सीलिया में, मांसपेशी में। तो जो इंट्रासेलुलर जो द्रव होता है वो आपका होता है, आपका किस में होता है, सेल में होता है, इनसाइड द सेल, वो आपका इसमें होता है। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है कोशिका में होता है, किस में होता है, कोशिका में होता है, कि आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड ICF इज द वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंस फाउंड इनसाइड द सेल। कहने का मतलब जो इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होगा वो सेल के अंदर पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। इसको आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन कह रहा है, सोडियम एक्सेस अकर इन, सोडियम की अधिकता से क्या होता है, तो सोडियम की अधिकता से ऑप्शन नंबर 1 है यकृत खराब होने पर, गुर्दे खराब होने पर, ठीक है, और आपका मस्तिष्क खराब होने पर, याददाश्त कम होने पर। तो मेनली आपका जो होता है कि आपकी किडनी फेलियर की समस्या ज़्यादा होती है, कितनी समस्या होती है, किडनी फेलियर की समस्या, आपका किडनी फेलियर की समस्या ज़्यादा होगी इसमें जहाँ पर आपको सोडियम एक्सेस हो जाएगा, एक समान अवस्था से उसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव तो बहुत सी चीज़ों पड़ेगा, बल्कि सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा आपका किडनी फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे। यकृत मतलब गुर्दे खराब होने की संभावना जाएगी, यकृत मतलब नहीं, आपका किडनी मतलब गुर्दा, यकृत मतलब लीवर हो जाएगा, ठीक है। दिल की समस्या भी हो जाती है, पाचन भी बिगड़ जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उच्च रक्तचाप भी हो जाता है, बल्कि हमारा जो मेन आंसर इसमें होगा कि गुर्दे खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन अगला देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड पढ़ते हैं। कार्टिलेज होता है किस कलर का होता है, तो कार्टिलेज आपका वाइट ब्लू सब्सटेंस का होता है, किस होता है, वाइट ब्लू सब्सटेंस, मतलब आपका सफ़ेद पीला तत्व होता है। जो कार्टिलेज होगा वो आपका कैसा होगा, कार्टिलेज होगा हमारा सफ़ेद, मतलब आपका सफ़ेद और आपका नीला तत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कैपेसिटी, क्वेश्चन नंबर 110, कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्चू ऑफ द बॉडी पोजिशन इज, शरीर की स्थिति के कारण कार्य करने की योग्यता, शरीर की स्थिति के कारण कार्य करने की योग्यता, मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क बाय वर्चू ऑफ द बॉडी पोजिशन
कहने का मतलब है कि जो शरीर की स्थिति के कारण कार्य करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं। तो इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी है और पावर है, मैकेनिकल वर्क है और पोटेंशियल एनर्जी है। जो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी के माध्यम से हमारी क्या होती है, शरीर की स्थिति का कार्य करने की योग्यता बनती है। तो इसमें जो आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, मैच द फॉलोइंग। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, देखिए जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा बताने जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं ज़्यादा व्याख्या करूँगा। मैच द फॉलोइंग, देखिए वर्लपूल में होता है कन्वेक्शन, ठीक है। आइस पैक में होता है कंडक्शन, और सॉफ्ट वेव डायोथर्मी इसमें होता है रेडिएशन, और वेपो कूलेंट स्प्रे में उसमें होगा आपका एवेपोरेशन। ठीक है, चौथा आपका आंसर। तो मिलाना है हमको कि पहले का जो ए का ऑप्शन हमारा तीसरा सही है, तो ए का हमारा थर्ड है। फिर हमारा आइस पैक का कंडक्शन है, मतलब दूसरा है, और शॉर्ट वेव डायोथर्मी रेडिएशन है। फिर हमारा वेपो कूलेंट स्प्रे एवेपोरेशन है आपका चौथा है। तो ये देखना हमको तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। तो आपका तीसरा आंसर इसमें सही है। क्या आंसर सही है हमारा? तीसरा आंसर सही है। तीसरा आपका आंसर सही है, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। 111 के बाद दो क्वेश्चन आपके मिस हो गए हैं थोड़ा सा पीडीएफ में। 111, चलिए कोई बात नहीं, उसको क्वेश्चन में देख ले रहा हूँ क्या क्वेश्चन है हमारे। 113 क्वेश्चन क्या है और आपका 114 क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम 112 क्वेश्चन पे देखेंगे। 112 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। 112 क्वेश्चन नंबर हमारा 112, 11 तक हमारा हो गया। 112 देखिए, 112 क्वेश्चन कह रहा है हमारा सेल्फ वैलिडेशन थ्योरी। सेल्फ वैलिडेशन थ्योरी किसने दी है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो सेल्फ वैलिडेशन थ्योरी है वो किससे संबंधित है। तो आपका ये है सेल्फ वैलिडेशन थ्योरी है शरीर की आकृति से। इतना याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सेल्फ वैलिडेशन थ्योरी किससे है? शरीर आकृति से है। इसको इतना ही याद कर लीजिएगा कि सेल्फ वैलिडेशन थ्योरी किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका मोटिवेशन है, पर्सनालिटी है और कॉन्फिडेंस है और आपका पोस्चर है। तो किससे संबंध है हमारा? पोस्चर से संबंधित है। सेल्फ वैलिडेशन थ्योरी किससे संबंधित हमारी है? पोस्चर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 113 भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। द
टाइल एलिमेंट। संकुचनशील तत्व, संकुचनशील तत्व क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 113 है ये हमारा कि द कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सार्कोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर 2 है पेरीमायोसियम, ऑप्शन नंबर 3 है इपीमायोसियम, ऑप्शन नंबर 4 है मायोफाइब्रिल। तो आंसर इसमें होगा मायोफाइब्रिल। जो कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट है वो क्या हमारा मायोफाइब्रिल है। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि आपका जो आपका कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट है वो क्या हमारा है मायोफाइब्रिल। ठीक है, हाँ, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर हमारा 13 छूट गया है उसमें पीडीएफ में मिसप्रिंट हो गया है वो। तो द कॉन्टेक्टाइल एलिमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स का संकुचनशील तत्व क्या है? तो उसको याद कर लो, आपका क्या है मायोफाइब्रिल। जब मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतर से बताऊंगा कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इंट्रोड्यूस बाय हैसन हक्सले। ठीक है, इन्होंने 5 चीज़ बताए थे, उसके बारे में विस्तार रूप से व्याख्या करूंगा। अभी आप इतने समझ लो कि आपका कि कॉन्टेक्टाइल जो एलिमेंट है वो क्या है हमारा मायोफाइब्रिल है। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। इपीमायोसियम, ठीक है, इपीमायोसियम, पेरीमायोसियम और एंडोमायोसियम। इपीमायोसियम और आपका इपीमायोसियम क्या होती है? द स्केलेटल मसल्स इज सराउंडिंग बाय कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग इज कॉल्ड। जो इपीमायोसियम है, जो आपकी जो बाहरी जो परत होती है, जैसे मान लो कोई फाइबर है, कई फाइबर के गुच्छे बने हुए हैं और उनको बाहर से रैप कर दिए जाए। सिंगल है, फिर इस तरह मान लो एक ये है, एक आपका ये है, इस तरह कई हों और कई को मिला के बाहर से रैप कर दिया जाए, उसे बोलते हैं इपीमायोसियम। ठीक है, जो सराउंडिंग मतलब चारों ओर से वो रैप होती है, कवर्ड होती है, उसे बोलते हैं इपीमायोसियम। जो आउटर लेयर कहेंगे इसको हम। ठीक है, फिर पेरीमायोसियम है, इपीमायोसियम के जस्ट नीचे होती है, ये फेसिकल्स को कवर करते हैं। जो आपकी पेरीमायोसियम है आपका इपीमायोसियम के जस्ट नीचे होती है, ये आपके फेसिकल्स मतलब एक प्रकार से एक बंच को कवर करती है। एक बंच में कई आपके फाइबर होते हैं, उनको कवर करती है, उसे बोलते हैं पेरीमायोसियम। एंडोमायोसियम ऐसी परत जो किसी एक सिंगल मांसपेशी फाइबर कवर करती है, जैसे सिंगल में आपको पेन है मान लो, इसको कवर करे जो वो आपका क्या है एंडोमायोसियम। और इसको भी कवर करे, इसको भी कवर करे, तीनों को कवर कर ले, उसे क्या है हमारी पेरीमायोसियम। इसको बांध दे, ये हमारी पेरीमायोसियम है। ठीक है, ऐसे कई गुच्छे आपके और इकट्ठे हो जाएं, उन सबको गठरी को कवर करे, उसे बोलते हैं आपका इपीमायोसियम। तो आउटर जो कवरिंग लेयर है उसे बोलते हैं इपीमायोसियम। जो सिंगल बंच करे वो आपका फेसिकल्स को कवर करे, उसे पेरीमायोसियम बोलते हैं। जो आपके सिंगल फाइबर को कवर है उसे एंडोमायोसियम कहते हैं। और इसी में आप सार्कोलेमा होता है, वो आपका एक झिल्ली होती है जो सेल को कवर करती है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगली तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हमारा है। द अरेंज रेशियो इन ब्लड बिटवीन प्लाज्मा एंड सेल। ठीक है, प्लाज्मा और कोशिका के मध्य अनुपात होता है ब्लड और प्लाज्मा। तो इसमें जो आपका रक्त और प्लाज्मा का रेशियो होता है, ब्लड आपका कितना होता है, आपका ब्लड होता है आपका 40% आपका ब्लड होगा, 40/60 आंसर्स में होगा। इसमें जो आंसर है हमारा, देखिए 2 आंसर्स में सही हो रहे हैं, आपका 40/60 भी इसमें सही है और 55/45 भी सही है। ठीक है, बल्कि इसमें जो आयोग ने माना था हमारा वो 55/45 है।
भाई दोनों बहुत नियरेस्ट है, इतना नियरेस्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, दोनों ऑप्शन सही है इसमें, ठीक है। क्योंकि जो रक्त में जब कंपोनेंट में जब पढ़ाऊँगा तो जो रक्त के जो कंपोनेंट हैं वो आपका ब्लड सेल और आपका प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड आपके कितने हैं 40% और प्लाज्मा है 60%, ठीक है। तो 40 और 60 मिला के कंप्लीट 100 हो जाता है, तो आपका ये भी सही है। और 55 यहाँ पर आपका 55 हो जाता है, 55 से 60% मान लेते हैं, यहाँ आपका 40 से 45 मान लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड में कंपोनेंट ब्लड के दो होते हैं, दो मेजर कंपोनेंट हैं, आपका ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड सेल्स आपका 40% और प्लाज्मा आपका 60%, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग फैट, मतलब कौन सा ऐसा उपकरण है जो वसा का मापन करता है। कि वसा मापने का यंत्र कौन सा है हमारा, वसा मापने का जो यंत्र है वो आपका फैट को मेजर करने वाला यंत्र है, वो आपका होता है स्किन फोल्ड कैलिपर। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर तीसरा होगा स्किन फोल्ड कैलिपर। स्किन फोल्ड कैलिपर के माध्यम से हम आपका क्या मापते हैं, वसा का फैट का मेजरमेंट करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट अकर इन, मतलब कहने का मतलब है इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक मतलब संकुचन और आपका सिकुड़न और खिंचाव। भले आपका इसेंट्रिक मतलब फैलाव और कॉन्सेंट्रिक मतलब संकुचन, संकुचन और रिलैक्सेशन मतलब आपका सिकुड़न और शीतलन, ठीक है। संकुचन और शीतलन की अवस्था किस में होती है, तो आपका देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है, देखियो पहला है, पहले में नहीं है, विस्फोटक शक्ति में। जो हम प्लायोमेट्रिक जंप की बात अभी कर रहे थे, प्लायोमेट्रिक जंप में आपके ये फेज आते हैं, आपका विस्फोटक जो मूवमेंट होता है वो प्लायोमेट्रिक जंप में होता है, ठीक है। उसमें आपकी अवस्थाएं आती हैं, इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट जो होता है आपका फैलाव और सिकुड़न, मतलब है इसेंट्रिक मीन्स आपका रिलैक्स, ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक मीन्स संकुचन, ठीक है। तो ये ऐसी अवस्थाएं हमें विस्फोटक गति में देखने को मिलती हैं, प्लायोमेट्रिक जंप में देखने को मिलती हैं, एक्सप्लोसिव मूवमेंट में देखने को मिलती हैं। तो आंसर सही होगा इसमें दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 है हमारा, इसके पहले हमारा क्वेश्चन हुआ है आपका 116, हाँ 117 क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीसिपेशन एंड सिलेक्शन करेक्ट रिस्पॉन्स आर द मेजर फैक्टर टू डिटरमाइन, पूर्वाभ्यास एवं सही प्रतिक्रिया का चुनाव मुख्य कारक होते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका एंटीसिपेशन एंड सिलेक्शन ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्स आर द मेजर फैक्टर टू डिटरमाइन, पूर्वाभ्यास एवं सही प्रतिक्रिया का चुनाव के मुख्य कारक होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, मोमेंटम टाइम और रिफ्लेक्शन। इसके जो आंसर होगा आपका होगा आंसर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। क्या आंसर होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अगले तब चलते हैं, 118 में क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है द आर्ट ऑफ कम्पीटिंग इज कॉल्ड, द आर्ट ऑफ कम्पीटिंग इज कॉल्ड, प्रतियोगिता करने की कला, आर्ट मतलब कला किसे कहते हैं, तो कला बोलते हैं टैक्टिक्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युक्ति को बोलते हैं। ब्लूप्रिंट क्या था हमारा, स्ट्रेटजी था, ब्लूप्रिंट क्या था हमारा, स्ट्रेटजी था। और जो आर्ट ऑफ कम्पीटिंग मतलब आपकी जो प्रतियोगिता में करने की जो हमारी कला को बोलते हैं वो आपको क्या बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं, टैक्टिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैक्टिस, ठीक है, युक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119 है, इंट्रामुरल प्रोग्राम क्रिएट्स ए सेंस ऑफ, इंट्रामुरल जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या क्रिएट्स करते हैं, अंतःवास प्रतियोगिताओं,
इस अवधारणा को प्रकट करती हैं। जो इंट्रामुरल कंपटीशन होता है, जो इंट्रामुरल जो कंपटीशन होता है, उसका मेन क्या क्रिएट करता है, उसकी जो सबसे ज़्यादा सहभागिता क्या होती है उसकी देखिएगा। तो जो इंट्रामुरल प्रोग्राम है, आपके प्रोग्राम होता है इंट्रामुरल कंपटीशन और एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन। ऐसी प्रतियोगिताएं जो आपकी इनसाइड द वॉल, जो एक चार दीवारी एक बाउंड्री वॉल के अंदर हो, उन्हें बोलते हैं इंट्राम्यूरल कंपटीशन। जैसे इंटर हाउस कंपटीशन, एक हाउस आपका ब्लू हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, येलो हाउस, हाउस बना के हम एक ही महाविद्यालय या स्कूल स्तर पर 4 भागों में बांट के हाउस वाइज मैच कराएं, उसे बोलते हैं इंट्रामुरल कंपटीशन। इंटर हाउस कंपटीशन, इंटर क्लास कंपटीशन, ये आपका होता है इंट्रामुरल। इनसाइड द वॉल जो हमारी चार दीवारी है, इंटर फैकल्टी कंपटीशन, महाविद्यालय में 3 फैकल्टी हैं, आर्ट फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी, तो उनका आपस में मैच हो, वो भी क्या है हमारा इंट्रामुरल है। हाउस वाइज हो, वो भी क्या है इंट्रामुरल है। क्लास वाइज हो, वो भी इंट्रामुरल है। एक होता है एक्स्ट्रामुरल कि आउटसाइड द वॉल, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के बीच में हो, मतलब चार दीवारी के बाहर, वो आपका एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन होता है। इस जो इंट्रामुरल की जो मेन थीम क्या है वो देखिए। इंट्रामुरल का मतलब होता है कि इन्वॉल्वमेंट, आंसर पहला सही इसका है क्या हमारा इन्वॉल्वमेंट, सम्मिलित होना। कैसे? पहला ऑप्शन है इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा ह्यूमर है, एंजॉयमेंट है, अचीवमेंट है। इंट्रामुरल का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है हमारा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि एक महाविद्यालय से जब 4 हाउस बनेंगे, एक महाविद्यालय में या स्कूल में 4 हाउस बनेंगे, तो वॉलीबॉल का ही ले लो एग्जाम्पल आप, तो 12-12 टीम खेलेंगी, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। तो इन्वॉल्वमेंट जब खेलेंगे तो उसी में से आपको प्रतिभा निकलने का अवसर मिलेगा, हमें अच्छे खिलाड़ी छांटने का अवसर मिलेगा। इन्वॉल्वमेंट मतलब प्रतिभा सबसे ज़्यादा होता है सम्मिलित होना, ठीक है। तो 48 लोग शामिल होंगे। इसी तरह खो खो का है, कबड्डी का है, वॉलीबॉल का है, बास्केटबॉल का, कबड्डी, जो भी गेम हो, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है। और उसी से हम क्या है अच्छे बच्चों को, अच्छे प्रतिभागियों को, अच्छे खिलाड़ियों को चयन करने में हमें सहूलियत होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा। इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंट्रामुरल का मेन उद्देश्य है इन्वॉल्वमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 120 के रहा, लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम कल से अगली सीरीज पे आएंगे और अच्छी सीरीज लेके आएंगे, जिससे आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन मिल सकें और आपका भविष्य सुधर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है, विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान। आपका पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है, इज इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान। पहला होता है रिजिड, ठीक है, मतलब जकड़न, रिजिडली, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिक नेचर और स्पेसिफिसिटी। तो जो आपका जो लेसन प्लान होता है वो आपका रिजिडिटी नहीं होता है, मतलब जकड़न वाला नहीं होता है। ऑप्शन हमारा पहला नहीं है। बाकी आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन होता है, और आपका रियलिस्टिक मतलब वास्तविक जो नेचर होती है, प्रकृति वास्तविक प्रकृति वाला होता है, और स्पेसिफिसिटी मतलब आपका विशिष्ट दायक वाला भी होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में।